मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हम आपका पाठ पढ़ रहे थे कल भगवान के डाकिए, जिनके कवि थे रामधारी सिंह दिनकर। देखो आज हम इसका पद पढ़ेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अब इसके अंदर देखिए, सबसे पहले हम लोग कठिन शब्द देखते हैं। कठिन शब्दों में पक्षी आप लोग जानते हो, बादल, बादल जो आसमान में बादल होते हैं, मेघ घन वारिद जिनके पर्यायवाची होते हैं। भगवान और डाकिया, डाकिया कौन होता है? पत्रवाहक। डाकिया कौन होता है? पत्रवाहक, पत्र चिट्ठियाँ लाने और ले जाने वाला। महादेश, महादेश का अर्थ यहाँ दिया गया है महाद्वीप, एक विशाल देश, बड़ा देश। और एक है इसमें बाँचना, बाँचना का अर्थ होता है पढ़ना। बाँचना का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। तो ये हमारे 2 या 3 शब्दार्थ हैं इसमें, और ज़्यादा कोई कठिन शब्द नहीं है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले इस पद का हम संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में पहले भी मैंने पदों में आप लोगों को बताया है, और अब इसका भी बता रही हूँ। तो हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता भगवान के डाकिए से लिया गया है। हमने अपनी पुस्तक का नाम लिखा और पाठ का नाम लिखा। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ये 3 बातें हमने किस में लिख दी? संदर्भ में लिख दी। आगे इसका प्रसंग लिखेंगे कि हमारा जो ये पद है ये हमें किस विषय में बता रहा है। कवि ने इस पद्यांश में पक्षी तथा बादल को डाकिए, डाकिया कौन हो गया? पत्रवाहक, पत्र ले जाने और लाने वाला के रूप में व्यक्त किया है। किसे किया है? एक तो पक्षी को और दूसरा बादल को पत्रवाहक के रूप में व्यक्त किया है। अब देखिए इसकी व्याख्या करते हैं। कवि का कहना है कि पक्षी और बादल को भगवान ने बनाया है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, अर्थात इनको भगवान ने बनाया है। ये डाकिए का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? डाकिए का, पत्र लाने और ले जाने का काम करते हैं। पक्षी अपना संदेश एक देश से दूसरे देश तक जाकर सुनाते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। अर्थात पक्षी अपना संदेश एक देश से दूसरे देश तक जाकर सुनाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। देखो, बादल पानी बरसाकर अपना संदेश एक देश से दूसरे देश तक पहुँचाते। बादल कैसे समझाते हैं संदेश? पानी लाकर, बरसात कर कर एक देश का संदेश दूसरे देश तक पहुँचाते हैं। हम मानव अज्ञातवश समझ नहीं पाते, मनुष्य लेकिन उस संदेश को समझ नहीं पाता है कि बादल हमें क्या संदेश दे रहा है। किंतु उनकी लाई चिट्ठियाँ, ये मानव इंसान उस संदेश को नहीं समझ पाता, लेकिन उनकी जो संदेश है, जो चिट्ठी है, बरसात के रूप में जो बादलों ने दी है एक देश से दूसरे देश में, वो संदेश, वो चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। अर्थात ये सभी पक्षी और बादल की भावना को समझते हैं। क्या अर्थ हो गया बेटा यहाँ पर? कि पेड़ पौधे पानी और पहाड़ इन सभी के संदेशों को पढ़ते हैं और उनको समझते हैं, उनकी भावना को भी वो समझते हैं। हमारा ये पद का यहाँ आशय हो गया। अब देखो, हर पद में एक विशेष चौथा पॉइंट हम डालते हैं। विशेष में हम ये देखेंगे कि ये जो काव्य हमने लिखा है, पद लिखा है, इसकी भाषा कैसी है। इसमें काव्य की भाषा सरल और बोधगम्य है। दूसरा है इसमें रूपक अलंकार। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, इनमें उपमान और उपमेय दोनों दिया गया है, और दोनों एक जैसे ही प्रतीत होते हैं। वहाँ रूपक अलंकार होता है, इसलिए भगवान और बादल, पक्षी और बादल को भगवान के क्या माना है? डाकिया माना है। और तीसरा अनुप्रास अलंकार है। इसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। पेड़ में प है, पौधों में प है और पानी में प है। तो जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये हो गया बेटा अपना एक पद। अब आगे देखिए,
हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब इसके देखिए, आप शब्दार्थ देख लेते हैं। पहले शब्दार्थों में आंकना, आंकना का आंकते हैं अनुमान लगाते हैं। आंकते का अर्थ क्या हो गया? अनुमान लगाते हैं। सुगंध, खुशबू, सुगंध का अर्थ क्या हो गया? खुशबू। और सौरभ, सौरभ भी खुशबू या सुगंधी होती है, सौरभ का भी सुगंध, तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची भी हैं। पाँखों, पाँखों का अर्थ पंखों हो गया। और तिरता, तैरता है, तिरता का अर्थ क्या हो गया? तैरता है। गिरता है, बरसता है, गिरता है का क्या हो गया? बरसता है। ये हमारे कठिन शब्द हैं इसमें। अब देखिए, अब इसका क्या करेंगे हम? संदर्भ में वही लिखेंगे पहले वाले कि हमारा पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से संकलित भगवान के डाके पाठ से लिया गया है और इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। प्रसंग देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है ये पद हमें। इस अंश में पक्षी और बादल रूपी डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधों, पानी और पहाड़ द्वारा पढ़ने का वर्णन है। क्योंकि पहले पद में हमने अंत में यही पढ़ा था कि इनके संकेतों को पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ समझते हैं, तो ये इनका वर्णन इस पद में किया गया है। अब देखते हैं, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई जिन चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता उसे पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इन चिट्ठियों से प्राप्त प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश ये पेड़ पौधे, धरती, पहाड़ बिना किसी भेदभाव के अपने देश में ही नहीं अन्य देशों में भी पहुंचाते हैं। एक देश की धरती अर्थात संकेतों को एक देश में नहीं, उसकी सुगंध, उसकी खुशबू को वो दूसरे देश में भी भेजते हैं। हम मनुष्य केवल यह अनुमान ही प्राप्त कर पाते हैं। हम तो केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन ये संदेश भी एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर गिरता है। अब देखिए कि वह सौरभ, सौरभ का क्या बताया था मैंने? सुगंध, कि वो जो सुगंध है उनकी वो दूसरे देशों को भेजते हैं। वास्तव में प्रकृति ऐसा करके भेदभाव त्यागने का संदेश प्रतीत करती है। अर्थात प्रकृति किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं रखती है, वो भेदभाव को त्याग कर और एक देश से दूसरे देश को समानता से संदेश भेजती है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। धरती द्वारा भेजा गया संदेश एक देश की सीमाओं का बंधन तोड़ते हुए किसी अन्य देश के वातावरण में घुल मिल जाता है। प्रकृति द्वारा भेदभाव न करने का एक उदाहरण यह भी है कि किसी भी देश की नदी, सागर, झील, सरोवर आदि का पानी भाप बनकर उड़ता है। देखो, एक देश का भाप अर्थात नदी, सागर, समुद्र जितने भी भरे हुए होते हैं पानी, उनका पानी क्या उठता है? भाप बनकर उड़ता है। और भाप ठंडी होने पर वर्षा के रूप में अपने देश में नहीं बल्कि अन्य देशों में भी बरस जाती है और वही भाप ऊपर जाकर बादल बनते हैं और बारिश होती है, जो कि एक देश में ही नहीं, वो अलग अलग देशों में होती है। तो बेटा ये आपका व्याख्या हो गई है। अब हम करेंगे इसका विशेष। विशेष में देखेंगे दूसरे देश को और पक्षियों की पंखों पर, इसमें अनुप्रास है। दूसरे देश द और द की आवृत्ति हो रही है और पक्षियों की पंखों पर यहाँ प वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और इसमें प्रकृति द्वारा बिना भेदभाव किए मनुष्य के लिए भेदभाव त्यागने का संदेश दिया है कि जैसे प्रकृति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखती है, वैसे ही मनुष्य को भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। भाषा सहज, सरल और देशज शब्दों से युक्त है। ये आपके पद हो गए। धन्यवाद।